भागना ही पड़ेगा। ये यहाँ से जैसे कि आपको बोला खसक यहाँ से खसक खसक, तो ये जो कोहनी है ये आपके लिए स्टिमुलस है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या आपको बोला चलो जैसे गाना बजने लगा आशिकी में तेरी, मेरा बॉडी अपने आप हिलने लगा, मूवमेंट होने लगा, ये ठीक है। और कुछ ऐसी नर्व्स होंगी जो बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेंगी। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल या वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स किसके अंदर आती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ग्लूकोज बन जाएगा, इंसुलिन तेरे पास शुगर स्टोर करवाया था वो वापस दे, तो वो अब वापस से ब्लड में ग्लूकोज ला देगा। तो शुगर की कमी कभी नहीं बनती, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, उल्टे। सो जिस घड़ी का था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द संकल्प भारत फाउंडेशन। मैं हूं आपकी शिप्रा तिवारी मैम। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी प्यारी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आपकी फरमाइश पे मैं लेकर आई हूँ भाई आप सबके लिए आपका सबसे खतरनाक वाहियात चैप्टर, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वन शॉट रिवीजन है, पर इसको आप बहुत हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि एक बार अगर मैंने किसी को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है, वो चैप्टर सीधे आपके दिमाग में हिट करता है और उसके बाद आपकी ताक धिना धिन 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 तारा हो जाती है। तो आज आपका कालिया आपको वन शॉट पढ़ाने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हम इसको फालतू इतना हुआ बनाते हैं, कुछ नहीं है इसमें। आओ तो आज हम शुरू करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा फास्ट चलेगा तो कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा कि मैम तो थोड़ा जल्दी हो रहा है। भाई आपके पास YouTube में ये फीचर है कि आप किसी भी चीज को स्लो करके देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हैं। टोटली ऑन योर चॉइस बाबू मोशाई। लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी के। चलो बेटा शुरू करते हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, आपकी बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, सिर्फ आप दिल टूटने के वाली बात मत करना, बाकी आपकी बॉडी में जो कुछ भी चलता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि कोई व्यक्ति अगर भाग रहा है तो वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही भागता है, मतलब राइट के बाद लेफ्ट पैर उठता है, लेफ्ट के बाद राइट पैर उठता है। अगर आपको कोई चाटा धर दे तो आप बैठे रहते हैं, बैल मुझे एक और चाटा मार ले, आप उसको डबल से चाटे मारते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अभी ये है कि मैं अपने दुश्मन को 4 चाटे और लगा दूं। अगर आपने किसी गाय को देखा होगा, अगर वो बैठी होगी तो वो इस तरीके से बैठी रहती है और कंटिन्यूअसली खाना खाती रहती है जब तक उसका पेट भर नहीं जाता। भाई हम भी यार, गाय को छोड़ो, हम लोगों को भी देखो, हम लोग कब तक खाना खाते हैं? जब तक कि हमारा पेट टोटली भर नहीं जाता। तो भाई हम अपने जब तक पेट नहीं भर जाता, हम 1 रोटी 2 रोटी हम ये सोचते हैं कितनी रोटी खा रहे, नहीं, जैसे ही पेट भरता है हम अपनी मम्मी को बोलते हैं बस माँ अब रोटी नहीं चाहिए। तो ये जो कहानी है ये कैसे? भाई आपका ब्रेन जो होता है वो आपके स्टमक को सिग्नल दे रहा होता है कि भाई अब आपका पेट भर गया है, अब आप और खाना मत खाइए, या आपका पेट अभी और खाली है, अभी आप 1 रोटी और गुंजाइश है। ठीक है, अब कभी अगर आपके ब्रेन सेटिस्फाई हो गए और अपने जबरदस्ती खाई तो आप उल्टी कर देते हो, नहीं कर देते हो? तो आपकी बॉडी में हर एक चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में चलती है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है। हर एक चीज, किसी भी पंछी का सुबह उठना चहचहाना, किसी भी घोड़े का दौड़ना, ठीक है, किसी भी बटरफ्लाई का उड़ना, शिप्रा मैम का आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट पढ़ाना, ईच एंड एवरीथिंग जो है बच्चों वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेगी। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को कोई भी बच्चा हल्का नहीं समझेगा, यो वहां क्या है, ह्यूमन बॉडी ही तो है। ना बेटा, ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। और हम अपने बॉडी में हर एक चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मैनर में क्यों करते? बताओ मुझे एक बात बताओ, हमें अच्छा खाना या कंट्रोल मैनर में खाना खाना क्यों जरूरी है? हमें अच्छा खाना और कंट्रोल मैनर में खाना खाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा पेट भरा रह सके, हमें को न्यूट्रिएंट मिल सके, हमारे ऑर्गन जो है थक दिन दिन तारा करके डांस कर सके और हम स्वस्थ रह सके। तो हमारी बॉडी जो जितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसमें हर कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। अब ये कैसे होगा ये हम धीरे धीरे इस चैप्टर में जानने वाले हैं बच्चों, बिना किसी देरी के सुनो। अब ये देखो ब्यूटीफुल सा है, ये कौन है बच्चों? ये है चंगी लाल। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स में चमड़ी लाल लिख दिया था, इट इज चंगी लाल का ब्रेन। धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ तो जैसे कि मुझे पता है कि भाई एक यूजुअल शिप्रा मैम का अच्छा स्टेप कब बनेगा, जब वो एक पहला राइट हैंड उठाएंगे फिर वो लेफ्ट हैंड उठाएंगी। तो ये कंट्रोल मूवमेंट है मेरी बॉडी का। पर ये कंट्रोल मूवमेंट जो है, देखो मूवमेंट
मूवमेंट देखो, जैसे ये देखो क्या चीज अंतर है, देखो हमारी बॉडी में मैं ये हिल रही हूँ, मेरा दिल भी, या आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा रही जा मेरी, तो मैं एक जगह पर हिल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। पर आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, मैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। मेरी बात समझे, अगर आप एक ही जगह पे हिल रहे हैं, आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, या आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, इन दोनों में फर्क है। अगर मैं एक ही जगह पे खड़े होकर हिल रही हूं तो दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट, और अगर मैं एक ही जगह पर अपनी पोजीशन, मतलब एक ही जगह पे खड़े नहीं हूं जबकि मैं पोजीशन चेंज कर रही हूं, इधर उधर चल फिर रही हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। पर इन सब चीजों के लिए मेरे पास सिग्नल कहाँ से आ रहा है? भाई शिप्रा मैम आपको घूमर घूमर डांस करना है, कहाँ से सिग्नल आ रहा है बेटा? मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। तो चाहे मुझे मूवमेंट करना है, चाहे मुझे लोकोमोशन करना है, मुझे बॉडी में हर चीज के लिए सिग्नल मेरे ब्रेन से आ रहा है। समझ में आई बात? और हम ये मूवमेंट और लोकोमोशन कब करते हैं? मुझे बताओ, किसी ने मुझे चाटा मार दिया, शिप्रा तड़ाक, मैंने बोला कात्या ये बदला तो तुझे मैं कालिया लेके रहेगा, कात्या तुझसे बदला, ठीक है? तो कालिया बदला कैसे लेगा बच्चों, ठीक है? अब कालिया जो है, जो चाटा पड़ा कात्या का कालिया के ऊपर, तो जो चाटा आया वो क्या है बच्चों? स्टिमुलस, ठीक है? स्टिमुलस क्या होता है बच्चों? स्टिमुलस इज द सिग्नल। स्टिमुलस क्या है? सिग्नल। हमने ये समझ लिया कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट कुछ नहीं है, जब आप एक ही जगह पे हिल डुल रहे हैं दिस इज द मूवमेंट, और जब आपने जगह चेंज कर ली दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। पर ये अब हम कब करते हैं? जब हमें स्टिमुलाई मिलता है, जब हम मम्मी बोलती जा मेहमान आ गए हैं, 1 किलो बेसन ले आ, आलू के पकौड़े बनाने हैं हम लोगों को, तो हमें स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या है अभी फिलहाल के लिए? स्टिमुलस है आपका साउंड। स्टिमुलस क्या है? साउंड। आप किसी को एक घूसा मार के भाग जाते हैं, ठीक है, और फिर वो आपके पीछे भाग रहा है, तो आपके पीछे रन कर रहा है, तो अभी फिलहाल उसका रन करना आपके लिए सिग्नल है। तो सिग्नल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी टच, क्या हो सकता है बच्चों? इट कैन बी टच, इट कैन बी टेस्ट, इट कैन बी पेन। किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो भी आप दौड़ लेते हो, माय गॉड मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है? इट कैन बी टेस्ट, इट कैन बी पेन, इट कैन बी प्रेशर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कोल्ड, इट कैन बी हीट, ठीक है? तो ये जो कुछ आपके स्टिमुलाई मिलते हैं जिन्हें हम सिग्नल कहते हैं बाहर से, जैसे ही वो आपको मिलते हैं आप सोचते हैं यार अब तो भागना ही पड़ेगा, ये यहाँ से हिल जाए, जैसे कि आपको बोले खसक, यहाँ से खसक खसक, तो ये जो कोहनी है ये आपके लिए स्टिमुलस है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या आपको बोला गया चलो जैसे गाना बनने लगा, आशिकी में तेरी, मेरा बॉडी अपने आप हिलने लगा, मूवमेंट होने लगा। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपकी बॉडी में कब होता है? जब आपको बाहर से स्टिमुलाई मिलता है। स्टिमुलाई क्या होता है? सिग्नल होता है ये, या आउटर सेंस होता है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, तो मैंने बोला स्टिमुलाई जो होता है, इन्हीं स्टिमुलाई के लिए आप रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि अभी मुझे मेरा गला सूख रहा है, तो मेरे लिए मेरा गला सूखना स्टिमुलाई है, तो मैं क्या पीऊंगी? मैंने पिया पानी, ये है रिस्पॉन्स। तो जब हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है तो बॉडी उसके लिए क्या देती बेटा जी? रिस्पॉन्स, ठीक है? फिलहाल मेरा गला सूख रहा था, मुझे प्यास लग रही थी, तो ये मेरे लिए स्टिमुलाई है, और मैं क्या दे रही हूँ उसके लिए बेटा? रिस्पॉन्स। तो मैंने पानी पी लिया। ऐसी मुझे बहुत गर्मी लगेगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगी, तो भाग जाना इज द रिस्पॉन्स, गर्मी लगना इज द स्टिमुलाई। मुझे बहुत ठंडी लग रही है तो भाई मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कांपने लग जाती है, दिस इज द रिस्पॉन्स, ठीक है? तो स्टिमुलाई हो गया कोल्ड, रिस्पॉन्स हो गया कांपना, ठीक है? पर ये जो भी चीजें हमारी बॉडी में होती है कंट्रोल्ड मैनर में होती है। मान लो कि आपको ठंड बहुत ज्यादा है, मान लो आज जो है ठंड 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, तो मुझे बताओ जरा कि सिर्फ एक उंगली कांपेगी शिप्रा मैम की? नहीं, शिप्रा मैम का पूरा शरीर कांपेगा ठंड से, थरथराएगा कि नहीं थरथराएगा? कि सिर्फ एक हाथ कांपता रहेगा? नहीं, ठीक है? नहीं, जब आपको ठंड लगेगी तो पूरे शरीर में एक साथ ठंड लगेगी और पूरा शरीर कांपेगा। ये पूरा शरीर कैसे कप रहा है बेटा? क्योंकि पूरे शरीर के हर एक सेंसरी रिसेप्टर, मैं बताऊंगी रिसेप्टर क्या होता है, उन्हें सिग्नल मिल रहा है कि बाहर बहुत ठंडी है, आप सब एक्टिवेट हो जाइए और इनकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करिए ताकि ये कांप सके। तो आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में होता है बाय द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम, ठीक है? आपकी बॉडी में जो भी चीज हो रही है वो बहुत ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में होती है, और ये जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये 2 प्रकार के सिस्टम से होता है। ऐसे नहीं हो जाता बच्चों, इतना भी जंडू शरीर नहीं है हमारा। तो एक होता है हमारा बच्चों नर्वस सिस्टम
की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा? नर्वस सिस्टम की वजह से। और दूसरा, हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। अब इनको थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगी जिससे आपकी चीजें और क्लियर होंगी। नाउ ध्यान से समझो। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरीके से हुआ। कैसे कैसे हुआ बोलिए मेरे साथ? आपकी बॉडी में हुआ नर्वस सिस्टम की वजह से। मैम ये क्या है मैम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। मैंने अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा। आपकी एनसीईआरटी में इतने पैराग्राफ दिए होते ना बेटा कि हमें समझ में नहीं आता। पर आज तू अगर ये पूरा लेक्चर देख लेगा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इतनी चिन्नी मिन्नी भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नर्वस सिस्टम और ये हो गया आपका कौन सा सिस्टम बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, सब लोग एवरीबॉडी प्लीज फोकस। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि ये कोई हॉट प्लेट है। मान लो कि ये कोई हॉट प्लेट है। ठीक है, इसमें मेरे पास चंगी चड्डी लाल मत समझ लेना। ठीक है, इसमें मैंने, है ना, इसमें मैंने चंगी लाल की एक उंगली को रख दिया। ठीक है, इसमें मैंने चंगी लाल की एक उंगली को रख दिया। ठीक है, चंगी लाल की एक उंगली को रख दिया। अब ध्यान सुनो, चंगी लाल क्या बैठा रहेगा वहां, जला लेगा अपना हाथ? नहीं, इसकी उंगली में होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन। ठीक है, इसकी उंगली में बहुत सारे होते हैं बेटा जी न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे आपकी हर एक ऑर्गन की एक सेल होती है जिससे आपका ऑर्गन बना होता है, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है। तो इन न्यूरॉन को या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम कहते हैं रिसेप्टर। ध्यान से समझना, इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम कहते हैं बेटा, इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को वी कॉल्ड एज रिसेप्टर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी लल्ला जी? इन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर। द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टर। क्या कहते हैं? रिसेप्टर। अब जैसे ही, अब ये हॉट प्लेट की जो हॉटनेस है, ठीक है, जो गर्म है, ये क्या हो गया? स्टिमुलस। ये क्या हो गया बेटा? स्टिमुलस हो गया। हीट क्या हो गई? स्टिमुलस। और ये न्यूरॉन्स रिसेप्टर जो होते हैं सिग्नल को गेन करते हैं और आगे की ओर सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ नर्वस सिस्टम, जब आप न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जब हमेशा सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है बच्चों? न्यूरॉन के थ्रू। समझ में आई बात? सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है लल्ला बताओ? सिग्नल ट्रांसमिशन होता है थ्रू न्यूरॉन। ठीक है, कैसे होता है सिग्नल ट्रांसमिशन? सिग्नल ट्रांसमिशन होता है थ्रू न्यूरॉन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? रॉक योर बॉडी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? तो चंगी लाल ने गरम प्लेट में जैसे ही अपना हाथ रखा, उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि उसके रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे ही वो सिग्नल को लेते हैं, सिग्नल मतलब क्या हो गया आपका? इसलिए स्टिमुलस हो गया। जैसे ही वो सिग्नल को लेते हैं, सिग्नल जो है अपने न्यूरॉन, सिग्नल लिया, सिग्नल को आपके रिसेप्टर ने लिया जो कि बना हुआ है न्यूरॉन से, न्यूरॉन ने सिग्नल को आगे भेजा और फिर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, थ्रू न्यूरॉन। और इसके बाद क्या जनरेट होता है? जनरेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चंगी लाल क्या करेगा? हाथ हटाएगा या रखे रहेगा? ऑब्वियसली हटाएगा, बैठा थोड़ी रहेगा। आ बैल मुझे सर पे मारो, मेरा हाथ जला दे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज फोकस। मान लीजिए एवरीबॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये एक प्रकार का केमिकल सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रकार का केमिकल सिस्टम होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि इस सेल को, है ना, इस सेल से आपका न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि इस सेल से आपका न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, पर क्या जरूरी है कि हर सेल जो आपकी बॉडी की है उसमें न्यूरॉन जुड़ा हुआ हो? ना बेटा। तो अब अगर इस सेल को ध्यान से समझिए, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो इस न्यूरॉन ने जो सिग्नल है इस वाली सेल को दे दिया, सिग्नल यहाँ आ गया, पर यहां से यहां सिग्नल कैसे जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई न्यूरॉन नहीं है। तो यहां से यहां सिग्नल ले जाने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं बेटा? केमिकल मैसेंजर। और इन केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, इन केमिकल मैसेंजर को व्हाट वी कॉल्ड एज, इन केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं हार्मोन, जो कि यहां से यहां सिग्नल, यहां से यहां सिग्नल पहुंचाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और केमिकल सिग्नल क्या होता है? जो सेल टू सेल मैसेज पहुंचाता है, और जो न्यूरॉन टू सेल मैसेज पहुंचाएगा वो है नर्वस सिस्टम।
एम आई क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जो सेल टू सेल मैसेज पहुंचा रहा है थ्रू द केमिकल, मतलब एक सेल को सिग्नल मिला, उसने उसके थ्रू नेक्स्ट को सिग्नल कैसे जाएगा? बाय द केमिकल, ठीक है, बाय द केमिकल। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, मेरी बात को ध्यान समझना। अब पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन को निकाला, पिट्यूटरी निकाल रही, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकाल रही, पर ग्रोथ तो बॉडी के हर पार्ट में हो रही है ना बेटा। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेल टू सेल में जाएगा और सबको बताएगा सेल डिवाइड करो बेटा, अभी हमें ग्रोथ करनी है। तो केमिकल हर सेल में जाता है और मैसेज करता है कि भाई आप अपना काम करिए। न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन हर जगह जाता है और सिग्नल देता है कि भाई आप अपना काम करिए। न्यूरॉन वाले जो सिग्नल होते हैं हमेशा फास्ट होते हैं, जबकि केमिकल वाले सिग्नल थोड़े से स्लो होते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का लोकोमोशन, किसी भी प्रकार का मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल्स और बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन। तो आपकी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, वन इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये सिस्टम जो होते हैं बच्चों, ये आपकी बॉडी को बढ़िया काम करवाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है, तो देखो, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट एंड देन रिस्पॉन्स इट। अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट छूते हैं तो हमें उसे पहचानना होता है। देखो कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने, जैसे कि मेरे ना एक ताऊ जी हैं, ठीक है, मेरे एक ताऊ जी हैं, उनका ना एक्सीडेंट हो गया, तो उनका जो पैर था, जो थाइस थे, वो सेंसलेस हो गए। मेरी ताई जी आई तो हॉट वाटर बैग आता ना, उनके पैर पे रख दिया, उनका पैर ही जल गया पूरा, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां पर जो उनके थाई के जो रिसेप्टर थे, रिसेप्टर क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मान लो कि जो उनका पैर है, सपोज दैट कि ये उनका पैर है, ठीक है, यहाँ पर हॉट वाटर बैग रख दिए, तो व्हाट इज द रिसेप्टर बेटा? रिसेप्टर कुछ नहीं होते, ये न्यूरॉन है ना, ये कुछ न्यूरॉन के ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे उनके, वो क्या हो गए होंगे बेटा? इनएक्टिव, जिसकी वजह से उनको सेंस नहीं आ रहा होगा। तो जब भी आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज को छूते हैं, तो आपकी बॉडी अगर मान लो गर्म है तो हमें हटाना पड़ेगा, तो पहले रिसेप्टर उस सिग्नल को गेन करेगा, फिर वो ले जाएगा नर्वस सिस्टम में, फिर डिसीजन होगा, फिर वापस आएगा और आप हाथ हटा लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपकी बाहर से आ रही है वो सम प्रकार की नर्व सेल्स के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, और ये जो ग्रुप ऑफ नर्व्स होती हैं बेटा, इन्हें ही हम रिसेप्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इन्हें ही हम रिसेप्टर कहते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हैं, ये अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होते हैं और इनका नाम बदल देते हैं, पर ये हैं सारे क्या? ये सारे आपके ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ही हैं। तो व्हाट आर द रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर नथिंग, दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। व्हाट आर द स्टिमुलस? स्टिमुलस आर द सिग्नल which is coming from the outside or inside and for which we give the response, ठीक है। तो जो आपके क्या होते हैं बच्चों जी? रिसेप्टर आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि नाक में पाए जाने वाले रिसेप्टर को हम कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं? जिनसे आपको स्मेल आती है, स्मेल मतलब तो यहाँ पर जैसे आपको कोई, जैसे मान लो नाली की वजह से बाजू से गुजार रहे हैं, सुंदर होके, आज तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, अचानक से बड़ी बदबू है, किसने पॉटी कर दी, तो ये जो बदबू आ रही है आपको, ये कहाँ से आ रही है बेटा? सोचा आपने कभी? तो ये जो बदबू आ रही है, ये बाजू से आ रही है। आपके जैसी स्टिमुलस आए तो बदबू, जो स्मेल है वो है स्टिमुलस, रिसेप्टर ने गेन किया, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ने, वो लेके गया ब्रेन में, ब्रेन को समझ में आया कि ये तो बदबू वाली स्मेल है, ब्रेन ने वापस आपकी नाक में लाया और आपको बदबू की स्मेल आने लगी, ठीक है। ऐसे ही इन्हें कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे ही टेस्ट, मीठा टेस्ट, खट्टा टेस्ट, नमकीन टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपकी टंग में पाए जाने वाले रिसेप्टर की वजह से होते हैं। तो जैसे ही आप खाना रखते हो, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना सिग्नल लेके जाता है ब्रेन में। ब्रेन आपको ये बताता है कि मीठा खाया इसने, मोदक खाया गणेश जी का, और आपको सिग्नल जो है डिसीजन वापस आता है और उसके बाद आपको मीठा टेस्ट आने लगता है। तो ईयर में होते हैं आपके ऑडिटरी रिसेप्टर, नाक में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर, और आपके स्किन में होते हैं टच रिसेप्टर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो गस्टेटरी टेस्ट का, ऑल्फैक्टरी स्मेल का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाँ, तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। अब मैंने आप लोगों को समझाना है कि ये रिसेप्टर होता क्या। अभी मैंने बोला ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, पर एग्जैक्टली थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में और समझो। देखो यार, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही हूँ, तो अगर आपको ये लग रहा है मैम ये तो बहुत टाइम लग रहा है साहब, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये किसी की टंग है, ठीक है, ये किसी की टंग है, ठीक है। किसकी टंग? मान लो चंगी लाल की टंग है, ठीक है, चंगी लाल की ये हो गई हमारी टंग। अब इसमें हम लोगों ने रखा मोदक बना लूं, मोदक किस कलर का बनाऊं? येलो बना लेती हूँ। तो ये मोदक है हमारा, ठीक है।
तो ये मोदक हो गया, इसकी टंग में रखा। अब देखो ध्यान से, अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जानते होगे, अगर जानते होगे, ऑब्वियसली 9th क्लास में पढ़ा, किसी गुंडे ने बोला कि अगर नहीं जानता तो फिर मैंने बताया, तो आपके मोदक का जो, देखो ध्यान से, यहाँ पर होती है सेल बॉडी। क्या होती है बेटा? यहाँ पे होती है सेल बॉडी, और यहाँ पर होते हैं आपके डेंड्राइटिक टिप्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपके डेंड्राइट। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, है ना, ये है डेंड्राइटिक टिप, डेंड्राइट कहते हैं इन्हें हम, थोड़ा भी याद होगा, 9th क्लास का कुछ पढ़ा लिखा होगा तो याद तो होगा ही। अब ये जो सिग्नल है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके न्यूरॉन का एक्सॉन, ये न्यूरॉन का क्या हो गया? एक्सॉन। अब मैंने एक बनाया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे ही मोदक इनके टच में आया, ठीक है, मोदक का जो स्वीट टेस्ट है वो है इसका स्टिमुलस। ठीक है, मोदक क्या है? स्टिमुलस है ना, इसका टेस्ट क्या है? स्टिमुलस। इसको किसने लिया? आपका डेंड्राइटिक टिप ऑफ द न्यूरॉन। ये ग्रुप ऑफ डेंड्राइटिक टिप को ही हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज रिसेप्टर। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप्स होंगे जिससे सिग्नल आएगा। उसके बाद ये सिग्नल जो है ये कहाँ जाएगा बेटा? ब्रेन में। कहाँ जाएगा बेटा? ब्रेन में। ब्रेन में क्या होगा बेटा? डिसीजन होगा। क्या होगा बेटा? डिसीजन होगा। फिर ये डिसीजन जो है ये वापस से न्यूरॉन के थ्रू आपके टंग में आएगा और आपको मीठा टेस्ट आने लगेगा। समझ में आ गई बात? एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो डिसीजन है ये वापस आएगा। वापस कैसे आएगा बेटा? न्यूरॉन के थ्रू आएगा और आपको मीठा टेस्ट आने लगेगा। तो पहले सिग्नल जाता है, फिर डिसीजन होता है, फिर वापस आता है और आपको बढ़िया बढ़िया मोदक बनाए है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी में कैसे होती हैं बच्चों? ये होती हैं थ्रू द रिसेप्टर। सो द रिसेप्टर आर व्हाट? इट इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स डेंड्राइटिक टिप्ड। ठीक है, और हमेशा देखो सिग्नल न्यूरॉन में कहाँ से? डेंड्राइट पे ले लेगा, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। अब ये मैम क्या बोल रही हैं इसके लिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले क्या, किस चीज के बारे में? इसके बारे में पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन, क्योंकि जब तक आपको न्यूरॉन नहीं आएगा आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्योंकि वो भी तो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलो भाई आओ अपन लोग सीधे सीधे कहानी जो है वो न्यूरॉन की पढ़ लेते हैं, बिकॉज न्यूरॉन इज वेरी इजी स्ट्रक्चर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के साथ ही मैं आप लोगों को सिग्नल ट्रांसमिशन भी समझा दूंगी। तो अगर किसी बच्चे को सिग्नल ट्रांसमिशन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती होगी तो वो भी घबराने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको समझा और सिखा नहीं सकती। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना एक स्टार शेप का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो एक ना इस टाइप का स्टार बना लो, है ना, ये इस प्रकार का स्टार बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब उसके बाद यहां से इसकी एक लंबी सी सुराहीदार एक जो है पैर बना लो, बना लिया होगा आप लोगों ने। मेरे साथ साथ बनाइए जिससे आपको समझ में ज्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े गोले जो हैं ये मोटे मोटे बनाए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे थोड़े से इसके लंबे लंबे से, क्या बच्चों, यहाँ पर लंबे लंबे से आपको दिखेंगे इनके बाल। ये देखो चुड़ैल जैसी दिख रही कि नहीं दिख रही है? इसमें आपको दिखाई देगा एक सेंट्रली प्लेस्ड गोल सा न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर टू यू? और अब हम लोग लेबलिंग करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। सो यहाँ पर अगर आप ये वाला पार्ट देखें, ये जो स्टार शेप का पार्ट हो रहा है इसे हम कहते हैं बेटा साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन, या इसे ही हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं, तो दोनों कह सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन। इज दिस क्लियर टू यू? ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं दीज आर द डेंड्राइट्स। पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करती है। ठीक है, उसके बाद ये है न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, सिंगली प्लेस्ड है। उसके बाद ये जो लंबा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ये क्या होता है? एक्सॉन होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अगर आप यहां पर आएंगे तो दिस हिस्सा दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है बच्चों? दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल हो गया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो गोल गोल सी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल। अब मैम ये क्या है बाबा सिर भाई साइनेप्टिक वेसिकल? आप ध्यान से सुनेंगे, ये न्यूरॉन के पार्ट्स हो गए। चलो, अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल। डेंड्राइट क्या करते हैं बेटा? डेंड्राइट रिसीव सिग्नल या स्टिमुलस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर वो साइटोन को देते हैं, फिर एक्सॉन को देते हैं और फिर यहाँ पर आखिरी में आता है। अब ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो आपका न्यूरॉन है ये किसी मसल को सिग्नल दे रहा है फॉर द लोकोमोशन या मूवमेंट, कुछ भी बोल लो। मान लो कि ये जो न्यूरॉन है ये किसको सिग्नल दे रहा है बेटा? ये दे रहा है एक मसल को सिग्नल। किसको सिग्नल दे रहा है? ये एक मसल को सिग्नल दे रहा है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। ठीक है,
अब क्या होता है, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई हॉट या कोई स्टिमुलस है, ये क्या है हमारा स्टिमुलस, कोई सिग्नल है, स्टिमुलस को हम सिग्नल बोल सकते हैं, ये है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस से सिग्नल ट्रैवल करते हुए एक्सॉन में आया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सॉन में हमेशा, ध्यान से सुनिए, एक्सॉन में हमेशा जो सिग्नल होता है, सिग्नल को हम इंपल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सिग्नल को हम क्या कह सकते हैं बेटा, सिग्नल को हम इंपल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सिग्नल और इंपल्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इज दिस क्लियर टू यू? तो एक्सॉन में जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो चार्जेस के फॉर्म में होता है। मैं एक्सॉन को यहाँ पे मिटा दूं। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। चार्जेस क्या होता है मैम, ध्यान से सुनो। यहाँ से जो इम्पल्स आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो इम्पल्स आ रही है, किसका इम्पल्स आ रहा, मान लो आपने गर्म तवे पे हाथ रखा तो गर्म होने का इम्पल्स आ रहा है। इम्पल्स जब आता है अंदर, नॉर्मली आपका पूरा एक्सॉन जो होता है वो बाहर से पॉजिटिव होता है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो एक्सॉन में पहले आपको एक और चीज समझनी जरूरी है, ध्यान से सुनो। एक्सॉन जो होता है उसके ऊपर, ओ शिट, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर हर ये सेल है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी। बोलो, इसके ऊपर क्या होगी बच्चों, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे एक्सोलेमा, ठीक है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब सिग्नल वहां से यहां आ रहा है, जब सिग्नल वहां से यहां आ रहा है तो नॉर्मली सारी मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर से पॉजिटिव होती है और अंदर से नेगेटिव होती है, ठीक है। अभी ये वाला जो कंडीशन होता है इसे हम कहते हैं रेस्ट पे है। अभी एक्सॉन ये वाला पार्ट रेस्ट पे है। अब जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पे पहुंचा, मान लो स्टिमुलस जो है वो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, वैसे ही अब क्या होगा, रिवर्सल होगा। क्या रिवर्सल होगा, अंदर चार्जेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर चार्जेस हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। ओके डन, अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद स्टिमुलस जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर बाहर जो है अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव। ये जो चार्जेस में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, यही है आपकी इंपल्स, ठीक है। करंट क्या होता है, व्हाट इज द, अगर मैं बोलूं कि तुमने करंट को कभी देखा है, नहीं। अगर मैंने बोला तुमने कभी करंट को सुना है, नहीं। क्या है करंट, क्या है सचिन में, ठीक है, लप्पू सा तो सचिन है, बोलना उसे आवे ना। यहाँ पर कहानी ये है कि क्या तुमने करंट को कभी देखा है, नहीं देखा। हमें सिर्फ ये पता है कि करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है। तो इंपल्स क्या है, सिग्नल क्या है, चार्जेस का फ्लो है। जब सिग्नल यहाँ पर आया तो मेम्ब्रेन हो गई अंदर से पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव। याद रखना कि एक्सॉन की जो पूरी मेम्ब्रेन होती है वो एक साथ एक्टिव नहीं होती। पहले ये वाला पार्ट होता है तो ये रेस्ट में होता है, फिर जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये वाला रेस्ट में हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे सिग्नल एक्सॉन में आगे बढ़ता जाता है, अंदर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है एक्सॉन की, बाहर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो एक पार्ट एक्टिव होता है, दूसरा इनएक्टिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रीसेट मैकेनिज्म। मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रीसेट मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, हमारे पास एक्सॉन में एक पार्ट है ए, एक है पार्ट बी, एक है पार्ट सी। अगर सिग्नल इंपल्स ये है, ठीक है, मान लीजिए कि इंपल्स यहाँ पे पहुंची, ये है इंपल्स, इंपल्स मतलब सिग्नल, तो अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, यहाँ सारी जगह नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? सारी जगह नेगेटिव होगा। अब सिग्नल कहां से कहां के, अब इंपल्स यहाँ पहुंच गया, अब इंपल्स यहाँ पहुंच गया, तो जैसे इंपल्स यहाँ पे पहुंचेगा बेटा, ठीक है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और इनका क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इंपल्स यहाँ पहुंच गया है, अब इंपल्स यहाँ पहुंच गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब सिग्नल आगे पहुंचता है तो पीछे वाले को वापस से रीसेट कर देता है, मतलब वैसे ही हो जाओगे आप। मतलब आगे पहुंचोगे तो आगे वाली मेम्ब्रेन एक्टिव होगी, पीछे वाली इनएक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से जो सिग्नल होता है वो चार्जेस के फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमेशा याद रखिए कि एक्सॉन में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है, क्योंकि जो इंपल्स जा रही है वो चार्जेस के फॉर्म में आगे जा रही है। इज दिस क्लियर? अब आपका जो सिग्नल है, ध्यान से सुनिएगा, वो इन यहां पर आते ही वो एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए आपको यही समझना है। आपका जो सिग्नल है वो यहां पर आता है, ठीक है, और वो क्या करता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर पड़े होते हैं कुछ केमिकल्स, ठीक है, यहाँ पे पड़े होते हैं कुछ केमिकल और इन केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है बच्चों, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। खैर आपको ये याद नहीं रखना है, अब याद रखो, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है और ये जो मसल है, इनके बीच के जंक्शन को हम कहते हैं, इनके बीच के जंक्शन को हम कहते हैं बेटा साइनैप्स। इनके बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? साइनैप्स। ठीक है, सो व्हाट इज अ साइनैप्स? इट इज द जॉइंट बिटवीन द न्यूरॉन और इन बिटवीन द टू न्यूरॉन, और इट इज अ जॉइंट बिटवीन द ऑर्गन और द न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या है? एक न्यूरॉन की एंडिंग और किसी ऑर्गन के बीच का जंक्शन है। ठीक है, इसके बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या होता है क्लेफ्ट? क्लेफ्ट होता है गैप। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एकदम आखिरी में पहुंच गया है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आखिरी में पहुंचता है, वैसे ही ये जो केमिकल भरे हैं ना, ये केमिकल इस गैप में रिलीज होने लगते हैं। ये देखो, ये केमिकल इस गैप में रिलीज होने लगते हैं। समझ में आई बात? ये केमिकल जो हैं, जिन्हें हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं, ACH, ये यहाँ रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी इंपल्स यहाँ पहुंची, इंपल्स मतलब सिग्नल हो गया, जैसे ही आपकी इंपल्स यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर क्या रिलीज हो गया? आपका न्यूरोट्रांसमीटर इस क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर में ने क्या किया? अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा और यहाँ पर ये क्या करेगा? इसकी मसल की मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा। समझो, ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल की मेम्ब्रेन से बाइंड होगा और इनकी मेम्ब्रेन को एक्टिव कर देगा। तो क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और फिर ये वापस आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बाइंड होगा और मेम्ब्रेन को एक्टिव कर देगा और फिर वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ACH ब्रेकडाउन होगा और इस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट को हम वापस से यहाँ पर भेज देंगे ताकि वो रीसिंथेसाइज हो सके। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हमें कोई चीज एक्टिव करनी है, अंदर पॉजिटिव कर दो, बाहर नेगेटिव कर दो। जब हमारे पास कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो आपका जो न्यूरॉन के डेंड्राइट होते हैं वो उसे ले लेते हैं। कहाँ भेजू, कहाँ भेजू, कहाँ भेजू? तो हम उसे भेजते हैं बेटा साइटॉन में। सबसे पहले हम उसे कहाँ भेजते हैं बेटा जी? हम उसे भेजते हैं साइटॉन में। साइटॉन में आ गया सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं। अब साइटॉन में आने के बाद आपका जो सिग्नल है वो आता है यहाँ पर एक्सॉन में। एक्सॉन में जैसे ही सिग्नल पहले पार्ट पे पहुंचता है, पहले पार्ट पे एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव। बाकी पूरी एक्सॉन रेस्ट पे रहेगी, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। फिर दूसरे पार्ट में जाता है तो पहला वाला पार्ट इनएक्टिव हो जाता है, सेकंड वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पे रीसेट मैकेनिज्म होता है। रीसेट मैकेनिज्म समझे कि अगर ये वाला पार्ट एक्टिव है तो ये वाला पार्ट इनएक्टिव होगा, अगर ये एक्टिव है तो ये इनएक्टिव रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने इसको एक्टिव किया है तो उसको इनएक्टिव किया है। तो एक पार्ट जब एक्टिव होता है तो दूसरा पार्ट इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इंपल्स आपके आखिरी में पहुंचते हैं, यहाँ पर होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं गोल गोल लड्डू। इन लड्डू के अंदर एक केमिकल भरा होता है और इस केमिकल को हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे इंपल्स टकराती है एसिटाइल कोलिन से, बम, एसिटाइल कोलिन जो है इस गैप में रिलीज हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है पता तुम्हें? ये एसिटाइल कोलिन इसकी मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सिग्नल तो हमें नेक्स्ट में देना है। इसकी मेम्ब्रेन को पहले जाएगा, मसल के रिसेप्टर पे बाइंड होगा और उसके गेट खोल देगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अब सिग्नल जो है वो यहाँ, इंपल्स जो है वो हमारी यहाँ पर मसल में पहुंच गई है। इंपल्स यहाँ पहुंच गई, इंपल्स यहाँ पहुंच गई। अब ये इंपल्स नेक्स्ट में जाएगी, फिर आगे बढ़ती जाएगी और एसिटाइल कोलिन का काम अब यहाँ खत्म हो गया तो वापस में गैप में आता है। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट को हम वापस से सिनेप्टिक वेसिकल में भेजकर रीसिंथेसाइज कर लेते हैं ताकि वो फिर से जो है जब सिग्नल आए तो गैप में रिलीज हो सके। तो मैडम, एसिटाइल कोलिन का काम क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है इन पे जाके बाइंड होता है, जिससे मसल की मेम्ब्रेन एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट मतलब अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होती है। अगर एसिटाइल कोलिन नहीं होगा बच्चों तो मसल की मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, और एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो चार्ज अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? चार्ज क्या है? सोडियम और पोटेशियम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं होगा। तो अगर कहीं पर आपकी बुक में ये लिखा है कि एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल, इसका मतलब यही है कि जैसे ही इंपल्स आपकी आखिरी में आती है, द एसिटाइल कोलिन रिलीजेस इनटू दिस गैप एंड देन एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ मसल।
मसल के रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जैसे ही मसल के रिसेप्टर से बाइंड हुआ, मसल को पता चला ओ अब तो मेरा काम जो है एक्टिवेट होने का हो गया, तुरंत पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे, नेगेटिव चार्जेस बाहर जाएंगे। अब आपकी मसल की मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो गई, अब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, मसल को सिग्नल मिलना चाहिए ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिग्नल कहां से आ रहा है? यहाँ। एसिटाइलकोलिन का काम खत्म हो चुका है, उसने अपने मसल को एक्टिवेट कर दिया। अब एसिटाइलकोलिन वापस से गैप में आता है, टूट जाता है, और उस टूटे हुए प्रोडक्ट को हम वापस से यहाँ पर भेज देते हैं ताकि वो रीसिंथेसाइज हो सके और फिर से रिलीज हो सके जब सिग्नल आएगा। तो यहाँ पूरा कौन सा सिग्नल चल रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर पूरा कौन सा सिग्नल चल रहा है? केमिकल सिग्नल। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गई बात? एम आई क्लियर टू यू? समझ में आ गया बात? और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई सिग्नल न्यूरॉन से ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमेशा फास्ट होता है। क्लियर है? आपको साइनैप्स समझ में आया? एक्सॉन टर्मिनल और मसल के बीच का जो जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स, इनके बीच का गैप कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहीं पर क्या रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन। कब रिलीज होता है? जब सिग्नल आता है, टकराता है, सिग्नल आ गया है, अब उसको समझ में आ गया कि मुझे नेक्स्ट को पहुंचाना है, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन जाकर रिसेप्टर पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पे बाइंड होकर बोलेगा भाई गेट खोलो, एक्टिवेट करो, क्योंकि तुमको अब चार्ज होना है, तुमको अब एक्टिवेट होना है। अब तुरंत मसल, अब यहाँ पे मसल भी हो सकता है, न्यूरॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूरॉन में भी क्या होगा? अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन वापस आ जाएगा। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो बार बार बनता और बिगड़ता रहता है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। ठीक है, तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, आप इस मैकेनिज्म को थोड़ा स्लो करके देखना एक बार और। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पूरा जो नर्वस सिस्टम है सिर्फ न्यूरॉन से ही बना हुआ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके 3 पार्ट होते हैं। डेंड्राइट, जिससे हम सिग्नल रिसीव करते हैं, साइटोन जो कि है ये वाला स्टार शेप का पार्ट, एक्सॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, साइटोन जो होता है वो आगे लेके जाता है। ठीक है, अब आता है डेंड्राइट, रिसीव सेम ही चीज तो है। ठीक है, अब आता है एक्सॉन। अब सुनो, अब एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन थी, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ बेटा, एक्सॉन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब ये है बेटा एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, ये है एक्सॉन की मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये है आपका एक्सॉन। ठीक है, ये है एक्सोलेमा, ये क्या है बेटा? दिस इज द एक्सोलेमा। इज दिस क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, अब क्या हो रहा है? चार्जेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और बाहर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इस तरीके से चार्जेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब अगर यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं उड़ाओगे तो सारा चार्ज तो पता इधर उधर चला जाएगा। तो हमारे पास कुछ न्यूरॉन में इस तरीके से कपड़े होते हैं, ये देखो, इस तरीके से कपड़े होते हैं। ठीक है, ये देखो, हमारे पास न्यूरॉन्स में इस तरीके से कपड़े पहने हुए होता है आपका एक्सॉन, ये देखो, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं बच्चों? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। अब जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन पहना रहे, पर मैक्सिमम न्यूरॉन में ये कपड़े पहने हुए रहता है। ठीक है, नंगू पंगू नहीं घूमता। तो अब चार्जेस का लॉस बाहर नहीं जा पाएगा, यहाँ चार्जेस बाहर जा पाएगा कि नहीं? नहीं जा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है चार्जेस का एक्सचेंज कहां से कहां की ओर होता है? ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहां से सिर्फ चार्जेस का एक्सचेंज होता है, बाकी कहीं और से नहीं हो सकता। ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं वी कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, वी कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी? इन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो क्या होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन? जिनमें गैप से चार्जेस का लॉस होता है। तो गैप है तो बीच बीच में यहाँ पर आपका चार्ज लॉस होगा, चार्ज लॉस मतलब चार्ज एक्सचेंज होगा, यहाँ से कोई भी चीज आप जो है तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है ना, चार्जेस का लॉस कम होगा। तो ऐसे सिग्नल जो होते हैं, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जो कपड़े पहने हुए न्यूरॉन होते हैं, वो हमेशा फास्ट चार्जेस का ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि इसमें चार्जेस लॉस नहीं होता। ये इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट करते हैं। जो नंगू पंगू होते हैं उसमें तो हर जगह, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ से हर जगह से तो आयन का लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से स्पीड नहीं बन पाती। तो जो कपड़े हुए पहने हुए रहता है उसमें स्पीड बढ़िया बनती है, और जो नंगू पंगू रहता है, जो अनमाइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन रहते हैं, उसमें स्पीड नहीं बन पाती। और स्पीड ना बन पाने के कारण, नहीं बन पाएगा तो क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, चलो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, ध्यान से सुनना। तो ये तो हो गया माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो माइलिन शीथ है तो चार्जेस का ट्रांसमिशन फास्ट होगा, माइलिन शीथ नहीं है तो हर जगह से चार्ज लॉस हो रहा है। जो गैप होता है दो माइलिन शीथ के बीच में, आपने देखा होगा गैप बनाए, नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो गैप के बीच में से आप हमेशा चार्जेस को लॉस करते हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, यहां से आप, ये माइलिन शीथ में यहां से सिर्फ चार्ज लॉस होगा,
लॉस का मतलब ये है कि आयन एक्सचेंज होगा, ठीक है, एक्टिवेट करोगे तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव आएगा, तो कहां से होगा, उस गैप से ही आएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ठीक है बच्चों, एक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन, अभी तुमने क्या भेजा था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ कवर, कवर है कि नहीं है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन के आधार पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, एक्शन के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के न्यूरॉन हैं। सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, अभी क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन अगला पढ़ना है इसलिए पढ़ना जरूरी है। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके सिग्नल या इंपल्स को कहां से कहां की ओर लेके जाते हैं, इफेक्टिव ऑर्गन से, इफेक्टिव ऑर्गन जहां पे कोई डैमेज हुआ है, कोई चोट लगी है, तो इफेक्टिव ऑर्गन से कहां लेके जाते हैं बेटा, इफेक्टिव ऑर्गन से कहां की ओर लेके जाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम की ओर। एनएस मतलब कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ब्रेन और इट मे बी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन मतलब जो सिग्नल लेकर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट न्यूरॉन इज द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन कौन सा है बेटा जी, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो सिग्नल को यहां से वापस लेके आएगा, ठीक है, जो सिग्नल को वापस लेकर आएगा, वापस न तोड़, ठीक है, तो जो सिग्नल को वापस लेकर आएगा, ठीक है, कहां से, ब्रेन से आपके इफेक्टर ऑर्गन तक, ब्रेन से आपके कहां बेटा, इफेक्टर ऑर्गन तक, उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक होता है रिले न्यूरॉन, ध्यान से सुनो, ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, ध्यान से सुनते जाओ, है ना। ये हो गया आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर चलाता है बुर्र बुर्र, ठीक है। और यहां पर एक बीच में एक और न्यूरॉन फंसा हुआ रहता है, ठीक है, ये एक और न्यूरॉन फंसा हुआ है, देखो न्यूरॉन ही बनाया मैंने, इस न्यूरॉन को हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है, रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लोगे, फिर रिले न्यूरॉन को दोगे, रिले न्यूरॉन जो है वो अब मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा। तो रिले न्यूरॉन जो होता है इसे हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटरलिंक्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। तो वो वही मेन न्यूरॉन होता है जो ये बताता है कि भाई नेक्स्ट में ले चलो, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके चलो, ये है आपका इफेक्टर ऑर्गन। समझ में आई बात? तो ये इफेक्टर ऑर्गन जिसको डैमेज हुआ है, ठीक है। तो यहां से सिग्नल जो लेकर जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, जो लेकर आ रहा है मोटर न्यूरॉन, उनके बीच में एक न्यूरॉन फंसा हुआ है, उसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, जो डिसाइड करता है कि हमारे पास कौन सा डिसीजन जो है, ये क्या हुआ, इस आदमी को क्या अच्छा, इससे जला हुआ है, चलो इसको सिग्नल हम मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। अब देख लू मैं कुछ और बचा तो नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो जो मैंने लिखा, द इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन टू इट्स एंड। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल लास्ट में आया, उसने क्या रिलीज करवाया, एसिटाइलकोलिन, जा 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 तू अगले वाली को एक्टिवेट कर, ठीक है। These chemical across the gap में रिलीज हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को एक्टिवेट करते, सिग्नल गए, डेंड्राइट पे बाइंड हुए, डेंड्राइट में अंदर पॉजिटिव चार्ज आया, बाहर नेगेटिव हो गया और एसिटाइलकोलिन वापस आ गए। बस अब इंपल्स आगे की ओर ट्रैवल करेगी, ठीक है। वहां पे मसल भी हो सकती है, न्यूरॉन भी हो सकता है। These chemical cross the gap और synapse start the similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron, ठीक है। नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। Synapse finally allows the delivery of such impulses from neuron to the other cell। यहाँ पर मसल ग्लैंड, देखो साइनाप्स का मतलब ये होता है जोड़। अब न्यूरॉन टू न्यूरॉन का जोड़ हो सकता है, न्यूरॉन टू मसल का जोड़ हो सकता है, न्यूरॉन टू किसी और ऑर्गन का जोड़ हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, विच इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कल मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया, ठीक है। मेरी मम्मी ने बहुत जबरदस्त आलू का पराठा बनाया, बहुत जबरदस्त। पर उस आलू के पराठे में समस्या पता है क्या हो गई बच्चों, कि जैसे ही वो पराठा बना के हटी, मैंने बोला वाह मम्मी आज तुमने कितना अच्छा आलू का पराठा बनाया। दन से मैंने अपना जो हाथ था वो तवे के ऊपर रख दिया। मैंने बोला इतना जोर से मैं चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई। मम्मी कह रही पागल हो गई है क्या, जब तुझे पता है कि हम आलू का पराठा बना रहे तो तुम क्यों हाथ रखे। इतना जोर से मैं क्यों चिल्लाई और तवे से हाथ क्यों हटा लिया। तो ये हटा लिया मैंने रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज अ सडन हुआ, मैंने गर्म तवे बढ़ाया, सडन, इट इज अ सडन इनवॉलेंट्री एक्शन। मैंने अपना हाथ हटाया पर मैंने अपनी विल से नहीं हटाया, उस समय वो अचानक से अपने आप ही हट गया, अपने आप ही। इट इज द सडन इनवॉलेंट्री एक्शन बाय योर बॉडी
and this type of action which is so fast, so immediate, so rapid, this is called as reflex action. ठीक है, तो आप जब किसी चीज के लिए सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स दे देते हैं और आपको पता नहीं होता, ओह ये ऐसा हो गया, अब मेरे को कोई आया और सुई चुभो दे, तो बोलो अब ये मूवमेंट मेरे को हुआ, ये मूवमेंट हुआ और मैंने समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ, तो इनवॉलेंट्री हो गया, सडन हो गया। तो हम जब किसी स्टिमुलाई के लिए सडन इनवॉलेंट्री एक्शन देते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक पाथ होता है, हालांकि ये पाथ मैंने आप लोगों को बना दिया है और ये पाथ आप लोगों को बनाना भी आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब इसको बहुत खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है ये जो चंगीलाल, इसने जैसे ही बेटा मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा, यहां से कौन से न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे बताओ? इससे लेके जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किसको देंगे? सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल देंगे रिले न्यूरॉन को। ठीक है, रिले न्यूरॉन सोचेगा समझेगा, एक्चुअली हम एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। अब ये न्यूरॉन जो है ये कहाँ सिग्नल लेके जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सडन इनवॉलेंट्री एक्शन है तो इसमें आपको कुछ भी सोचना और समझना नहीं है। मेरी बात को ध्यान समझो, क्योंकि ये सडन इनवॉलेंट्री एक्शन है तो इसमें आपको कुछ भी सोचना और समझना नहीं है, इसलिए हम इसमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते। पर जब आप बड़े क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको एक ब्रेन रिफ्लेक्स भी होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, पर फिलहाल के लिए आपको यही पढ़ना है कि भाई आपको सोचना नहीं है, तो सोचना नहीं है तो सोचने वाले ऑर्गन को लाना क्यों है? तो जब आपको कुछ सोचना ही नहीं है तो दिमाग क्यों लगाना है? तो इसलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल ऊपर जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड बैठे होते हैं रिले न्यूरॉन। अच्छा, रिले न्यूरॉन सिग्नल लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सोचते समझते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नल मोटर न्यूरॉन से वापस आता है। अब इफेक्टर ऑर्गन पे नहीं जाएगा, मसल पे सिग्नल आएगा, क्योंकि मसल का ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और आप हाथ हटा लेंगे। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्क बनता हुआ दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आपको बनाने के लिए आता है। समझ में आ गई बात? तो इफेक्टर और आता है सिग्नल कहाँ पे? मसल पे, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल ट्रैवल। ठीक है, कैसे? रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल। ठीक है, चलो, द रिसेप्टर इज द ऑर्गन कम इन द डेंजर जोन। रिसेप्टर आता है डेंजर जोन में, आग में हाथ रख दिया, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत सिग्नल को पिक करते हैं, उससे रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं। रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल सेंड कर देते हैं रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को, और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये इफेक्टर के ओर आता है, मसल को देता है और हम डेंजर से मूव ऑन कर जाते हैं। अब देखो, एक पाथवे बनता है फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर मसल। ठीक है, किसे? वाया स्पाइनल कॉर्ड। इस आर्क को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स आर्क पासेस एट द ट्रेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द सिग्नल इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट ट्रेवल टू द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी एक्शन हो रहे हैं वो ब्रेन में नहीं जाते, वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम। भाई ब्रेन में जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड। देखो, अल्टीमेटली हम ब्रेन से भी सिग्नल भेज सकते हैं, पर ब्रेन में जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, सोचने समझना पड़ता है। इतने में तो पता चला हाथ रखा है, ब्रेन से सिग्नल आया 5 घंटे बाद, तब तक तो जल के राख हो गए थे, हड्डियां निकल गई थी, चमड़ी गल गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेशन ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, ब्रेन कंट्रोल करता, पर आपके सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो ठीक है यार, सारे एक्शन ब्रेन ही कर लेगा तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को मेनली इन्वॉल्व करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सब लोग देखो ध्यान से, क्योंकि ये एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए बेटा तुम्हें सीधी सी बात है कि भाई ऐसा है कि हमें एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब तो देखो यार, मैं ना तुम्हें फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज मैंने खा बहुत लिया है। ठीक है, क्या करूं यार, तुम्हारी मैम इतनी बड़ी है, उनका पेट ही नहीं, पेट तो मेरा भर जाता है यार बच्चों, पर मेरा मन नहीं भरता यार। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को सबसे अच्छी डिश क्या लगती है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं बेटा जी? 2 पार्ट्स। मैं यही सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, मैं ऐसे लिखूंगी आपसे, है ना, NS लिखूंगी नर्वस सिस्टम को। तो एक होता है प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी में सेंटर पे होते हैं, ठीक है, बॉडी के सेंटर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, पार्ट्स में दो हिस्से हैं आपके, एक होता है सेंटर पे, एक होता है साइड साइड पे। मुझे बताओ बॉडी में नर्वस सिस्टम के ऐसे कौन से हिस्से जानते हो जो बॉडी में सेंटर पे होते हैं? बताना जरा, देखना है अपने आप को, सोचना जरा, बताओ जरा, बॉडी में ऐसे कौन से हिस्से हैं बच्चों जो सेंटर पे होते हैं? तो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, है ना बच्चों? तो आपका क्या हो गया मैम? बिना किसी देरी के आप लिख दीजिए, हम लोग सोचेंगे भी नहीं। एक है हमारा ब्रेन, है ना, हमको ब्रेन नहीं लगाना ज्यादा, और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर पे होता है। अब मुझे बताओ पेरीफेरी में क्या होता है? भाई इनसे जो नर्व्स निकलती हैं, इनसे जो नर्व्स निकलती हैं, भाई तुमने पढ़ी ना आपने, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन मिलके ही नर्व्स बना देते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है बेटा जी? नर्व्स। क्या आते हैं बेटा जी? आपके आते हैं नर्व्स, ठीक है, नर्व्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब सुनो, खैर इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो मैं यहीं पे लिखना चाहूंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो क्लासिफिकेशन है बच्चों, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पर यहां पर याद रखना कि जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू नर्व्स, यहाँ पे नर्व्स नहीं है, यहाँ पे इनसे जो नर्व्स निकलती हैं पेरिफेरल में आएंगी, ठीक है। तो एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज दिस क्लियर? अब आ जाओ भाई, ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन दिखता नहीं, और हिंड ब्रेन, ठीक है। सब लोगों ने वो शॉर्ट्स देखा कि नहीं देखा जो मैम ने बनाया है, वो देख लेना। फोर ब्रेन, है ना, फिर दूसरा ब्रेन क्या है बेटा जी? मिड ब्रेन, उसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में आपको कोई हिस्से नहीं पढ़ने, ठीक है। अब आ जाओ बेटा जी, फोर ब्रेन के भी हिस्से होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन में भी हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन के अलग अलग हिस्से, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब होता है इनके अंदर, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में थोड़ा सा। किसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में। फोर ब्रेन में हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस के बारे में। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताओ? मिड ब्रेन में भी कोई हिस्सा आपको नहीं पढ़ना है। देखो ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे, देखो फोर ब्रेन में हमें डायनसेफ्लॉन ये सारी चीजें पढ़नी होती है, पर ठीक है, हमें जो पढ़ना मोटी मोटी बात करेंगे। हिंड ब्रेन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, सेरिबेलम पढ़ेंगे, बैलम, बैला 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 बैली डांस करने वाला, एक हम पढ़ेंगे पॉन्स और एक हम पढ़ेंगे मेडुला। अभी मैं डायग्राम आपको बना के समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गए हिस्से। अब आ जाओ हम भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। देखो वो नर्व्स जो कि, देखो यहीं पे समझा दे रही हूं मैं, वापस नहीं समझाऊंगी। नर्व्स विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। तो आपकी वो ऑफ बॉडी, ठीक है, तो आपकी वो नर्व्स जो आपकी बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, घूमर 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 घूमेरे, वॉलेंट्री अपने मन से डांस कर रही है ना मैम। तो ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्व्स कंट्रोल, अब यहाँ क्यों लिख रही हैं आप समझ जाइए, क्योंकि इसके पार्ट है कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इसके अंदर वो नर्व्स आती हैं। अब सुनो, इनवॉलेंट्री एक्शन भी तो दो प्रकार का हो सकता है ना बच्चों, एक होता है और एक होता है ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन भी बहुत होता है। एक ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन जो बहुत डरते हो तो बहुत पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अपने आप हो रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन जिसमें आप डर जाते हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसको वापस से नहीं एक्सप्लेन करूंगी। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब ऐसा एक्साइटमेंट वाला इनवॉलेंट्री एक्शन है, एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट, ठीक है, और इसमें क्या होती है? बॉडी नॉर्मलाइज, इसमें क्या होती है? बॉडी नॉर्मलाइज होती है। इसका पीडीएफ आपको शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम नर्व्स पढ़ते हैं। अब नर्व्स जो हैं, एक वो नर्व्स होंगी जो आपकी बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगे, ये ठीक है, और कुछ ऐसी नर्व्स होंगी जो बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगे।
वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को कंट्रोल या वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स किसके अंदर आती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स किसके अंदर आती है? ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी दो प्रकार का, एक तो नर्व्स आपको कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा था, मैं बहुत डर गया, हार्ट बीट बढ़ी हुई, पसीना बाहर आ रहा है, अजीब से लग रहा है, डरे हुए हो, अपने आप हो रहे हैं सब। कोई बैठी चुड़ैल देख ली, वो बैठी यार बेटे रात में गए सोने, जैसे मुंह खोले हंस रही तुम्हारे मुंह के ऊपर। इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, आपकी बॉडी में आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपको डर लगने लगेगा, सांसें बढ़ जाएंगी। ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक है पर उसमें आप डर रहे हो, फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल भूल जाएगी, आप सो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाओगे। तो ये भी अब नॉर्मलाइज अपने आप हुए ना, इनवॉलेंट्री हुआ। तो जब पैरासिम्पैथेटिक कहलाता है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें बॉडी नॉर्मलाइज होती है। पैरासिम्पैथेटिक भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें बॉडी एक्साइटेड होती है। तो जब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, चीख रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, पेशाब जा रहा है, पॉटी नहीं आ रही है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंसू निकल रहे हैं अपने आप, ये है सिंपैथेटिक। इन सब का नॉर्मलाइज होना पैरासिम्पैथेटिक। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ध्यान से सुनिए, ठीक है। ब्रेन आपकी बॉडी में जितनी भी थिंकिंग होती है वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा, सब ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आई बात? वी हैव द, हमारे ब्रेन का कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है हमारे। चलो इसके लिए आपको एक ब्रेन का डायग्राम हो जाए, डायग्राम हो जाए भाई। डायग्राम मैंने आप लोगों को हालांकि बनाना बताया था, पर एक बार और हो जाए, नहीं तो तुम जो है मैम नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है तो बहुत दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैं इसको एक बार और बना देती हूँ, ठीक है। जो तुम यार ये बहुत ही वैसा बन गया ना, ठीक है। देखो देखो भाई सारे लोग बच्चे सारे ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मैम क्या कर रही है आपकी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैम ने क्या कर डाला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब यहाँ से तुम जो है अपने से भी थोड़ा सा कलाकारी कर सकते हो, है ना। अब एग्जैक्टली डायग्राम छापने की जरूरत नहीं होती है कि हम छाप रहे हैं डायग्राम को, मैम जैसे बनाई है वैसा बनाएंगे या हमारी बुक में जैसा दिया है वैसा बनाएंगे। इट इज नॉट कंपलसरी बेटा, डायग्राम आपको आना चाहिए कि हो कैसा रहा है। देखो मैम ये ब्रांचेस बना रही हैं, तो मैम क्या बनाएंगे आपको पता होना चाहिए। अब मैम बनाएंगी यहाँ पर ये, ठीक है। कायदे से तो थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जाने वफा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, ठीक है। क्या बन रहा है अभी समझ में आ जाएगा। घबराने, चीखने, चिल्लाने, है ना, शोर मचाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों को बच्चों, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारा ब्यूटीफुल सा ब्रेन है, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझिए, एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। देखो ध्यान से, ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर बेटा जी कवरिंग होती है, इस ब्रेन की कवरिंग को हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। ब्रेन के कवरिंग के ऊपर ऐसे कवर होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। और इस कवर के ऊपर एक और हार्ड कवर होता है एंड दिस कवर इज कॉल्ड एज स्कल, ये होता है स्कल। ऐसे ही आपकी स्पाइनल, देखो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस स्पाइनल कॉर्ड को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसके ऊपर जो हड्डी होती है वो होती है वर्टिब्रल कॉलम। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों बताओ, इसे हम कहेंगे क्रेनियम। क्या कहेंगे बेटा, क्रेनियम। क्रेनियम को और क्या कहा जाता है, स्कल, ठीक है। ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस, मेनिंजेस कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर पाई जाती है जो कि प्रोटेक्ट करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर, ठीक है, ठीक है, ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द लिक्विड इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहीं पे समझ लो, ठीक है। द लिक्विड इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CSF, ठीक है।
तो ब्रेन आपका 1.5 किलो का होता है, पर फिर भी 1.5 किलो का ब्रेन लेके घूम रहे हो, फिर भी भारी क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इस लिक्विड की वजह से आपको बेयोंसी मिल जाती है। भारी लगता है, पर भारी होता है पर लगता नहीं। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, जितने भी न्यूट्रिएंट बाहर से आ रहे हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ही अंदर जाते हैं, या कोई वेस्ट बाहर जाना है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्शन देता है, बेयोंसी देता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स देता है, वेस्ट बाहर निकलता है, सारे इसके फंक्शन है। अब आ जाओ, ब्रेन में आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ब्रेन में आपको क्या दिखाई देंगे बेटा? इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं, पूरे ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन में, पूरे ब्रेन में क्या पाए जाते हैं बेटा जी? फोल्ड्स पाए जाते हैं। अभी डायग्राम में मत जानो, अभी क्या डायग्राम, ब्रेन में होते हैं फोल्ड्स। अब जिसके में जितने ज्यादा फोल्ड है उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम फोल्ड होंगे कम इंटेलिजेंट होंगे। अब आओ भाई, सो लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, है ना। ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। मतलब ये जो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, जो सारे पार्ट को छुपा लेता है, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। ठीक है, आप समझो बात को ध्यान से एवरीबॉडी। अगर आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा हो, लुक एट दिस, है ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। अगर मैंने बोला कि फोर ब्रेन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस होता है, तो क्या मैंने गलत बोला? ये फोर ब्रेन है, इसका फ्लोर यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो होता है, ये बेसिकली ग्लैंड है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। हाइपोथैलेमस क्या है बच्चों? ये एक ग्लैंड है। क्या है बच्चों? ग्लैंड है। ये ग्लैंड बेसिकली बहुत सारे हार्मोन निकालती है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस ऐसे बहुत सारे हार्मोन निकालता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। मतलब पिट्यूटरी को कोई हार्मोन निकालना है ना, तो हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालता है कि भाई अब तू निकल। हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालेगा तो पिट्यूटरी हार्मोन निकालेगी। हाइपोथैलेमस इनहिबिट करने वाला हार्मोन निकालेगा तो पिट्यूटरी हार्मोन ही निकालती है। तो वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन निकालती है। हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये लिखूंगी नहीं मैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस आपका इमोशन कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस आपकी थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, प्यास। हाइपोथैलेमस आपका हंगर कंट्रोल करता है। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो अगर आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो आप इमोशनलेस हो जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा दिमाग पे चोट लग जाती है, लोगों के हादसा हो जाता है तो आदमी रोता नहीं है। तो हाइपोथैलेमस के ये फंक्शन, इमोशन, टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये अगर बंद हो जाए, काम ना करे, तो ये सब कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी में, इमोशनलेस हो जाओगे। तुम समझ में आई बात? चलो अब आ जाओ, ये होता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, है ना। अब मिड ब्रेन का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है बेटा, यहां पर मैं आपको बताऊंगी। खैर, मिड ब्रेन का फंक्शन होता है ऑडियो और विजुअल। यहीं पे लिख दूं, ऑडियो और विजुअल, देखना और सुनने का काम जो है मिड ब्रेन का होता है। अब ध्यान से देखो, फोर ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए मिड ब्रेन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मिड ब्रेन कनेक्ट्स। यहीं पे सब लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। मिड ब्रेन कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। अब आ जाओ हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स, है ना। ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगाटा। कौन सा गाटा? ऑब्लोंगाटा। पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब देखो भाई, और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दिस इज द सेरिबेलम। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सारे बच्चे कान खोलकर सुन लीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सेरिबेलम जो होता है, ये आपकी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? पॉस्चर को कंट्रोल करता है, पॉस्चर एंड बैलेंस करता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब आप राइट से लेफ्ट पैर उठाते हैं या लेफ्ट से राइट पैर उठाते हैं, लेफ्ट उठाए फिर राइट उठाए फिर लेफ्ट उठाए फिर राइट उठाए, सीधे चलते हैं, सीधी बातें करते हैं, सीधे हाथ दिलाते हैं, तो ये जो आपकी बॉडी में पॉस्चर का बैलेंस है, सेरिबेलम करता है। तो जब आप शराब पी लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में सेरिबेलम पे असर पड़ता है, इसलिए आप लड़खड़ा के चलते हैं। फिर आते हैं पॉन्स पे। देखो ये वाला पॉन्स होता है। पॉन्स आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो भी चलेगा, मे बी पॉन्स ना दिया हो। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपकी बॉडी में मैक्सिमम फंक्शन जो है, ध्यान से सुनिए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के तो इतने फंक्शन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शन को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे सारे गंदे गंदे काम, यार सारे गंदे गंदे काम, मतलब स्नीजिंग को ये कंट्रोल करता है ना, और कफिंग को ये कंट्रोल करता है, और है ना, और स्नीजिंग, कफिंग और
ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, ये आपकी रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, आपको जब वॉमिटिंग होती है तो ये कंट्रोल करता है, सारे अड्डे बड्डे काम। ये तो मैंने कुछ फंक्शन बताए, मैक्सिमम फंक्शन आपके ब्रेन के यही कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपकी नीचे चली जाएगी बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे आपकी क्या चली जाएगी बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे चली जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। क्या चली जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है नर्व्स, ठीक है, ब्रेन से भी नर्व्स बाहर आती है। अब आते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेरिब्रम इज द, देख लो, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेंसरी इंपल्स को लेता है, ठीक है, ओके। चलो, फोर ब्रेन स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, सो ऑन, ठीक है। सेपरेट एरिया, अच्छा सुनो, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके ब्रेन में सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, आपके एनसीईआरटी बोल रही, मैंने कुछ अलग से नहीं बोला बाबा, है, ठीक है। आपके बॉडी में आपके बाहर से सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी इंफॉर्मेशन में आपका जो ब्रेन होता है, मेनली सेरिब्रम, वहां पर बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं, समझे। वहां पर क्या होते हैं बच्चों जी, वहां पर बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, एसोसिएशन एरिया ने डिसाइड किया कि भाई क्या आ रहा है। जैसे मुझे किसी ने टच किया, तो मुझे मेरे भाई ने टच किया, ये किसी अनफेमिलियर आदमी ने टच किया, मुझे कैसे पता चल जाता है। तो जब आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे सेरिब्रम बनाया है ना, ये मैम का, ये तुम्हारी शिप्रा मैम का सेरिब्रम है, ये है सेरिब्रम, ध्यान से समझना है ना, सेरिब्रम। और ये है शिप्रा मैम का हाथ, ठीक है, ये है मान लो शिप्रा मैम का हाथ है, बड़ा ही सुंदर हाथ है, क्या करूं। अब यहाँ पर मुझे किसी ने टच कर दिया, किसी ने मुझे टच किया, तो यहाँ से सिग्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी, बोलो, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर बहुत सारे होते हैं एसोसिएशन एरिया, क्या होते हैं, एसोसिएशन एरिया। कहाँ होते हैं बेटा, ब्रेन में होते हैं, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एसोसिएशन एरिया डिसाइड करते हैं कि किसका टच है, भाई का टच है, पति का टच है, बाप का टच है, या किसी और का है। और उसके बाद एसोसिएशन एरिया में कौन से न्यूरॉन होते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, कौन से न्यूरॉन होते हैं, रिले न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन होते हैं बेटा, रिले न्यूरॉन होते हैं। और ये जो एसोसिएशन एरिया होता है, यहाँ पर होता है डिसीजन, क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन होता है। और फिर एसोसिएशन एरिया से क्या बाहर निकलते हैं, मोटर न्यूरॉन, क्या निकलते हैं, मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन जो है, ये सिग्नल जो है इफेक्टर पार्ट पे लगाते हैं। शिप्रा मैम हाथ उठाएगी, अपने भाई को बोलेगी यार मत कर यार, उधर चला जा, ठीक है। तो आपके बॉडी में हर एक चीज के लिए सेरिब्रम के पास एसोसिएशन एरिया होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर आ क्या रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपके बॉडी में जो सेरिब्रम होता है, वो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि सेरिब्रम कंट्रोल करता है सुनने को, सेरिब्रम कंट्रोल करता है देखने को, ठीक है। तो आप देख लो, सेरिब्रम, मैं लिखूंगी सेरिब्रम का फंक्शन, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिब्रम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेरिब्रम कंट्रोल करता है हियरिंग को, यहाँ पर सेरिब्रम का ये वाला पार्ट हियरिंग को कंट्रोल करता है, स्मेल को कंट्रोल करता है, ठीक है, विजन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और किसको कंट्रोल करता है, हायर मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हायर मेंटल एक्टिविटीज मतलब किसी की मैथ्स अगर बहुत तेज है, तो उसका मतलब ये कि उसका सेरिब्रम बहुत तेज है, मैथ सॉल्व करोगे तो आपका भी तेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्किल्स, जितने भी स्किल हैं, अच्छी ड्राइंग बनाना, अच्छा राइटिंग लिखना, मल्टीटास्किंग, कोई बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग है, मतलब मैक्सिमम फंक्शन आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद, मेडुला ऑब्लोंगेटा के तो क्रूशियल फंक्शन है मल्टीटास्किंग, ठीक है। और क्या हो गया, मैथ सॉल्व करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी कंट्रोल करता है। ये तो मैंने कुछ फंक्शन लिखे बेटा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन सेरिब्रम कंट्रोल करता है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इस पे ही डिपेंड करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये सेरिब्रम पे डिपेंड करती है। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। आई होप मैंने सबके फंक्शन आपको बता दिए हैं। एंड वी हैव कंप्लीटेड द ब्रेन, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द ब्रेन। सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, देखना, सुनना, ठीक है, टेस्ट, स्टिमुलाई, बहुत सारे फंक्शन। हिंड ब्रेन मैंने बता ही दिया है क्या क्या कंट्रोल करता है, ये सब हो गया। सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेट प्रिसिशन, मतलब कितने प्रिसिशन से वॉल इंटरेक्शन कर रहे हो, कितने अच्छे से मॉडल कदम रखती हैं। इट रेगुलेट द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, पोस्चर एंड बैलेंस, वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन, राइडिंग द बाइसाइकिल, पिकिंग अप द पेंसिल, कितने बैलेंस से कर रहे हो सेरिबेलम। अच्छा, यही शराब पी लेते तो यही काम नहीं करता, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, किसमें इन्वॉल्व होती है, रिफ्लेक्स सेक्शन में। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है वो 31 पेयर होती है, जैसे ब्रेन से भी निकलती है 12 पेयर्स, ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या करती है, मैं से भाई स्पाइनल कॉर्ड क्या करी, रिफ्लेक्सेशन करती है, सिग्नल लेती है और फिर एक्शन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब मैं बता चुकी हूँ। देखो तो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है, कम्स फ्रॉम ब्रेन, अभी बताया, ब्रेन से निकलने वाली नर्व को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप ये पढ़ेंगे घर जाके, ठीक है। चलो तो अब देखो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजेस और वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा सुनिए, स्पाइनल कॉर्ड ये जो आपका क्रेनियम होता है ये किसके ऊपर होता है, टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप ऑफ ब्रेन के ऊपर होता है, जबकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस किसके ऊपर होती है, दोनों के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होती है प्लस ब्रेन के पास भी होती है, दोनों के पास होती है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम किसके पास होता है, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करते हैं, बस सिग्नल वही है। देखो जब न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, न्यूरॉन जब सिग्नल लेकर आते हैं, कौन से न्यूरॉन सिग्नल लेकर आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसके बाद वो किसको सिग्नल देंगे, मसल को, मसल के प्रोटीन्स में चेंज होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपके मसल मूव करने लगेंगे। तो देखो इंफॉर्मेशन नर्वस टिश्यू को मिली, मतलब रिसेप्टर को मिली, फिर आपकी कहाँ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा, कहीं भी गई, ब्रेन में गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, फिर वहां प्रोसेसिंग हुई, है ना, प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन हुआ, डिसीजन के बाद हमने उसको मसल में भेजा, मसल के प्रोटीन में चेंज हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर आपके मसल का मूवमेंट शुरू हो गया। फिर से समझो, अगर मान लो मुझे किसी ने घूसा मार दिया, मैं उसको ऐसा घूसा उठाऊंगी और एक घूसा मारूंगी, क्या हुआ, मुझे घूसा पड़ते ही मेरा जो सिग्नल है, मेरे रिसेप्टर, यहाँ रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा कौन से न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन के कौन से एरिया में जाएगा, एसोसिएशन एरिया में, वहां डिसीजन होगा, इसको घूसा पड़ा है, बदले में 4 मारने पड़ेंगे, वहां से निकलेंगे मोटर न्यूरॉन मेरे इस मसल में आएंगे, मसल के कॉन्ट्रैक्शन, मसल के प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैं छोटे करूंगी, अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और 4 घूसे से मार दूंगी, दिस कॉल्ड एज एक्शन। तो इस तरीके से आपका मसल का एक्शन होता है। अब देखो यार ये 1 शॉट है, अब अगर 1 शॉट में आप सोचोगे कि बहुत जल्दी, मैम प्लीज बहुत जल्दी हो रहा है, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतने ही तेजी से ये चलेगा बेटा, क्योंकि ये 1 शॉट रिवीजन है बेटा, 1 शॉट। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, छोटा सा है, प्यारा सा है, नन्हा सा है, सुंदर सा है। चलो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब सुनो, प्लांट में कोई न्यूरॉन नहीं है बेटा, तो उनके में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या, होगा बेटा होगा, उनके में कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन से, ठीक है। तो उनके बॉडी में हार्मोन का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट में हार्मोन से होता है। याद रखना कि हमेशा प्लांट जो होता है वो मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हम भी रिस्पॉन्स करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब देखो प्लांट में जो मूवमेंट है वो 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट की। प्लांट में जो मूवमेंट होता है, लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, सुन लो रे, इधर आओ, प्लांट मूवमेंट, ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा, एक होता है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एक होता है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और एक होता है हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एटा की बाबा सिर हावे, एटा तो हमके समझ में नहीं आवे, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है, देखो मेरे पास कोई स्टेम है ऐसा, या लकड़ी है, इसके ऊपर मैं लौकी की बेल को ऐसे चिपका दूं, थोड़े समय के बाद लौकी की बेल यहां से ऐसे चढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस लौकी की बेल में, और यहाँ पे एक लौकी भी लगा दो, है ना, ये लौकी लग गई। अब सुनो, लौकी के पेड़ में मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ नहीं होती तो क्या हम ऊपर बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है, अगर आपके प्लांट में इसलिए मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अगर आपके प्लांट में इसलिए मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है तो आगे बढ़ रहा है प्लांट आपका, तो इसे कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट, इसे कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट।
कभी कभी सिर्फ स्टिमुलस मिल जाता है और ग्रोथ नहीं होती है ना, मूवमेंट हो रहा है विदाउट ग्रोथ, मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। अगर मूवमेंट विदाउट ग्रोथ हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, या इसे ऑल्सो कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। नास पिटाई है, नास्टिक मूवमेंट। तो अगर मान लीजिए आपकी मूवमेंट हो रही है प्लांट में पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, हमने बस टच किया, प्लांट मूव कर गया पर ग्रोथ नहीं हो रही, नास्टिक मूवमेंट। पर अगर प्लांट ग्रोथ करके मूव कर रहा है तो दिस इज द ट्रॉफिक मूवमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है? ट्रॉफिक मूवमेंट या ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो जो ग्रोथ की वजह से होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, पर मूव तब होगा जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ, ये बहुत प्रकार के होते हैं, फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, थिग्मोट्रॉफिक, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जियोट्रॉफिज्म, ठीक है। आपकी रूट की ग्रोथ होती है, समझो बात को, आपकी रूट की ग्रोथ कहाँ होती है? सर पे चढ़ती है क्या रूट? रूट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा जमीन के अंदर होती है। रूट की ग्रोथ ग्रेविटी में बढ़ रही है, तो रूट क्या हो गई? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, जियो मतलब ग्रेविटी। स्टेम जो होता है वो ग्रो कर रहा है पर ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो स्टेम क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉफिक। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। रूट क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, शूट क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉफिक, ठीक है। अब आते हैं फोटोट्रॉफिज्म। अब क्या आते हैं बेटा जी? फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म में आपने क्या देखा कि जो स्टेम होता है हमेशा लाइट की ओर बढ़ता है जबकि रूट अगेंस्ट बढ़ती है, तो स्टेम हो गया फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक और रूट हो गई नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोट्रॉफिज्म। स्टेम आपने देखा, ट्रांसपिरेशन पढ़ा आप लोगों ने, तो प्लांट लीफ पानी को जमीन से खींचती है तो उल्टा गया, पानी उल्टा जा रहा है ना, तो स्टेम हो गया या लीफ हो गई नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक और रूट हो गई पॉजिटिव, जहां पानी है वहीं चले जा रहा है, भाई नीचे ही, जमीन के नीचे ही पानी गड़ा हुआ है ना, तो भाई चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज कीमोट्रॉफिज्म। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे रिलीज होता है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा ओव्यूल की ओर ही क्यों होती है? क्योंकि वो बुलाती जानू, जानू मैं यहाँ हूं, वो कुछ केमिकल निकालती है ओव्यूल, तो पोलन ट्यूब वहां जाती है, उस केमिकल में बोरॉन होता है, तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स द ओव्यूल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ, पोलन ट्यूब बढ़ रही है कहाँ की ओर? केमिकल की ओर, तो आपका स्टिमुलस क्या हो गया? केमिकल, और ग्रोथ मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि पोलन ट्यूब में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द केमिकल पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म, अवे फ्रॉम द केमिकल नेगेटिव, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, दिस इज द पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म, टच है, ध्यान सुनो, लौकी वाला जो एग्जांपल बताया, भाई तुमने कोई लकड़ी गाड़ी, लौकी चारों तरफ उसके बढ़ने लगी, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिज्म, ठीक है। तो आपने देखा मूवमेंट ऑफ ट्रिंडल्स अराउंड द सपोर्ट, दिस इज द पॉजिटिव थिग्मो, थिग्मो मतलब टच होता है, ठीक है। अब आते हैं नास्टिक। आपने ये, हालांकि ये जीआईएफ था, पीडीएफ में बना दिया इसलिए चल नहीं रहा है, आपने देखा होगा कि हम छुई मुई के प्लांट को ऐसे छू देते हैं तो उसकी लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसकी लीफ में ये यहाँ पर भरा होता है पानी, तो जैसे आप टच करते हो ये पानी यहाँ से यहाँ आ जाता है, लीव्स में आ जाता है, तो लीव्स हो जाती है भारी और बंद हो जाती है। क्या इसमें कोई ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही है, पर प्लांट में मूवमेंट तो हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट तो हो रहा है। तो जैसे हमने टच किया तो उसके ये होता है पल्विनस, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पल्विनस। इस पल्विनस में भरा होता है पानी, क्या भरा होता है बेटा? पानी, और ये पानी लीव्स में आ जाता है और लीव्स भारी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, कोई ग्रोथ नहीं हुई पर मूवमेंट तो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसे हम सिज्मोट्रॉफिज्म या सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिज्मो नहीं दिया होगा पर लिख लो, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट मतलब मूवमेंट होगा पर कोई ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है, स्टिमुलस हो रहा है, बस स्टिमुलस की वजह से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर चेंज हो गया, यहाँ पे आपकी लीफ भारी हो गई और बंद हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके डन, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट अकर इन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट स्टिमुलाई बट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। देखो, अब देखो, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हमको चाहिए पर जरूरी नहीं है। देखो आपने क्या देखा, आपने देखा ट्रॉफिक मूवमेंट में जहां स्टिमुलाई है ग्रोथ भी वहीं हो रही है, यहाँ जरूरी नहीं है, मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, स्टिमुलाई की डायरेक्शन में भी हो सकता है, स्टिमुलाई की अदर डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ, डिफरेंट प्रकार के हार्मोन प्लांट को रेगुलेट करते हैं। ये जो मूवमेंट हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ये किन की वजह से हो रहे हैं यार? कौन है इनका कारण? ढूंढा है तुमने कभी? ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, ये मूवमेंट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इन हार्मोन्स की वजह से। कौन से हार्मोन? प्लांट हार्मोन। इन प्लांट हार्मोन को ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन को हम और क्या कहते हैं बेटा जी? प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं।
अब ये फाइटो हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, क्या होते हैं बेटा जी? कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। और अगर आपने मेरा वो छोटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द प्लांट हार्मोन। हाँ भैया, तो चलो अब हम लोग प्लांट हार्मोन को यलगार करेंगे, ठीक है? यलगार, आगाज जो भी कहते हैं, ठीक है? प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल ही है। अभी हम एनिमल हार्मोन भी पढ़ेंगे पर वो छोटा है, फटाफट से कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है? अब देखो प्लांट हार्मोन में क्या कहानी है जो आपको सुनानी है मुझे। मेरे बाल फंस रहे हैं, सुनो। प्लांट हार्मोन में क्या कहानी है बच्चों? कुछ प्लांट हार्मोन अच्छे हैं, मतलब एक्चुअली दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि हर समय अच्छा नहीं होता ना, जीवन में कुछ चीजें बुरी भी होनी चाहिए। तो प्लांट हार्मोन जो अच्छे वाले होते हैं वो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, जैसे कि सीड का बढ़ना, सीड जर्मिनेट होना, प्लांट की हाइट का बढ़ना, फ्लावर आना, फ्रूट आना। पर पत्तियों का झड़ना, बूढ़ा होना, हालांकि ये भी लाइफ की एक रूल ही है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है? चलो अब आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। देखो ये टिप पे सिंथेसाइज होने वाला हार्मोन है, ध्यान से सुनना। इसीलिए हम हमेशा पौधों को छटवाते रहते हैं ताकि टिप से ऑक्सिन निकलता रहे और हाइट बढ़ती रहे, ठीक है? अब ऑक्सिन जो होता है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो वीडियो में अभी नहीं बताने वाली हूं, तो मैं आप लोग वो वीडियो जरूर जाके देखिए, ठीक है? ऑक्सिन जो होता है वो स्टेम इलोंगेशन के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है बेटा? स्टेम इलोंगेशन के लिए, ठीक है? स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को बड़ा करने के काम आता है। हालांकि मेनली स्टेम इलोंगेशन एट टिप से बड़ा करने का काम इसका होता है। जब हम सनलाइट किसी को देते हैं टिप पर तो ऑक्सिन वहां भड़ बनता है, पर वो जाता कहाँ है? शेडी एरिया की ओर। शेडी जहां ऑक्सिन नहीं बन रहा है, शेडी एरिया पीछे की ओर ऑक्सिजन ज्यादा हो जाता है और स्टेम भारी हो जाता है। और झुक कहाँ की ओर जाता है? झुक कहाँ की ओर जाएगा? झुक जाएगा भाई, जहां हल्का होगा उधर झुक जाएगा। मान लो यहाँ मेरा कुबड़ निकला होता तो मैं आगे झुकती कि पीछे झुकती? भाई आगे झुकती। तो यहाँ ऑक्सिजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए स्टेम जो है वो हमेशा लाइट की ओर झुकता है। तो अगर आपसे पूछे कि फोटोट्रॉफिक मूवमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ऑक्सिजन। ऑक्सिजन हमेशा सिंथेसाइज होता है टिप पे, जहां पे लाइट है, पीछे चला जाता है जहां लाइट नहीं है, वहां भारी हो जाएगा स्टेम और आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है? और ऑक्सिजन क्या करता है बच्चों? ठीक है, और ऑक्सिजन क्या करता है? ऑक्सिजन आपके बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे कि ऑक्सिजन जो होता है वो बर्ड बनाने के लिए होता है, बर्ड फॉर्मेशन। ऑक्सिजन किस चीज के लिए होता है बेटा? बर्ड फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है? बर्ड फॉर्मेशन, जो ऊपर कलियां बनती है ना, उनके लिए ऑक्सिजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन के लिए वो वीडियो देखना है। जिबरलिन, जिबरलिन जो होता है ये आपकी लेटरल बर्ड्स बनाता है। लेटरल बर्ड्स समझते हो? लेटरल बर्ड्स जो किनारे किनारे कलियां बनती हैं उन्हें हम लेटरल बर्ड्स कहते हैं। जिबरलिन मेनली हाइट इंक्रीज करने के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है बेटा? हाइट को इंक्रीज करने के लिए होता है। समझ में आई बात? और जिबरलिन क्या करता है? ब्रेक करता है डोरमेंसी। क्या ब्रेक करता है? डोरमेंसी। किसकी ब्रेक करता है? डोरमेंसी दोनों की बेटा। फ्रूट की भी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, उत्तरी तो फ्रूट की डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है और सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, ठीक है? समझ में आई बात? डोरमेंसी मतलब सोए हुए फ्रूट्स को अगर जिबरलिन छिड़क दोगे तो फ्रूट पकने लगेंगे और जो सीड है वो जर्मिनेट होने लगेगा, ठीक है? तो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनिशिएट द सीड जर्मिनेशन, प्रमोट द फ्लावरिंग, ठीक है? प्रमोट द फ्लावरिंग, लेटरल बर्ड्स ग्रोथ कराता है, सेल डिवीजन करवाता है, सीड ग्रोथ आफ्टर द जर्मिनेशन। लिख दिया मैंने। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन नाम से ही समझ में आ रहा है सेल डिवीजन करवाता है। जहां जहां भी सेल डिवीजन होना है, जैसे फ्रूट, सीड, वहां पर ये करवा। और देखो जितना साइटोकाइनिन निकलेगा ना प्लांट से, प्लांट उतना बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि नई नई सेल्स बनती रहेंगी, ठीक है? अब आ जाओ एब्सेसिक, ये दोनों है ग्रोथ इनहिबिटर। ये दोनों हार्मोन क्या है बच्चों? दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर। ये पापी पुरुष है, ठीक है? इसमें एक है बहुत ही एबी हार्मोन जिसे हम कहते हैं एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड ये बर्ड और सीड को डोरमेंट कर देता है, उसको ब्रेक कौन करता है? आपका जिबरलिन, ठीक है? एब्सेसिक एसिड पत्तियों को झड़वाता है, एब्सेशन। एब्सेसिक एसिड क्या करवाता है? एब्सेशन। एब्सेशन मतलब पत्तियों को झड़वाना, ठीक है? पत्तियों को झड़वाना। ये एजिंग करता है। एजिंग मतलब बूढ़ा करवाता है। जो शॉर्ट ट्रिक जरूर देख लेना, ठीक है? इथाइलिन ये गैसियस हार्मोन है जो राइपनिंग के काम आता है, फ्रूट को पकवाता है, ठीक है? वैसे है इनहिबिटर। भाई फ्रूट को आप बूढ़ा करवाओगे तो क्या होगा, ठीक है? अब आते हैं ह्यूमंस में, ठीक है? ह्यूमंस में बेटा जी होती है हमारे पास ग्लैंड्स, ठीक है? अब आते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास कुछ केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं बच्चों? जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। अब सुनो, दोनों में अंतर क्या है? जब हम बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें रीसेट मैकेनिज्म होता है। रीसेट मैकेनिज्म मतलब हम न्यूरॉन में सिग्नल दिए, आगे पहुंचाए तो पीछे वाला रीसेट हो गया, फिर उसके आगे पहुंचाए तो पीछे वाला रीसेट हो गया। तो वी हैव द रीसेट मैकेनिज्म इन द न्यूरॉन। पर अगर एक बार ग्लैंड ने हार्मोन निकाल दिया
तो वापस से वो वापस नहीं ले सकती या वो रीसेट नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है कि न्यूरॉन से जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो रीसेट मैकेनिज्म होता है, हम चीजें रीसेट कर सकते हैं। भाई हम पहले एक्टिवेट करेंगे, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, फिर आगे चले तो फिर आगे वाला पॉजिटिव हो गया और पीछे वाले को हम रीसेट कर देते हैं। तो न्यूरॉन्स में रीसेट मैकेनिज्म होता है। पर अगर एक बार ग्लैंड ने हार्मोन निकाल दिया तो निकाल दिया, अब वो रीसेट नहीं होगी कि भैया मैं फिर से जो है तो बंद कर देती हूँ अब निकाल लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर निकलना शुरू है तो निकलेगा, नहीं निकल रहा है तो नहीं निकलेगा, ठीक है। न्यूरॉन से जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमेशा फास्टर होते हैं क्योंकि चार्जेस के थ्रू हो रहा है। पर इनमें याद रखना जो ग्लैंड्स जो हार्मोन निकालती हैं उनके रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होते हैं। पर याद रखना जैसे हार्मोन गया एक सेल में गया, ठीक है, ऐसे ही हार्मोन सेल टू सेल चला जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, अभी पढ़ा रही हूं मैं आपको। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है पर बहुत लॉन्ग टर्म होता है। न्यूरॉन से जो सिग्नल आते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। अब ग्लैंड्स जो है बच्चों वो आपकी बॉडी में दो प्रकार की हैं, ठीक है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। याद करो तुमको मैंने लाइफ प्रोसेस के वन शॉट में पढ़ाया था। एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पर, मान लो लोकेशन यहाँ है ना, पर हमें जरूरत हार्मोन की यहाँ पर, हार्मोन यहाँ चाहिए हमें, तो कैसे आए बेटा, तो यहाँ पर ये ग्लैंड से क्या निकलेंगे बेटा, डक्ट। क्या निकलेंगे बेटा, डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप निकलेगी, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन को इस पाइप पे दे देगी और यहाँ पर हार्मोन पहुंच जाएगा। तो अगर आप हार्मोन थ्रू द पाइप, हार्मोन ट्रांसपोर्टेड थ्रू डक्ट और पाइप, ठीक है, हार्मोन किसी डक्ट या पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ये है ग्लैंड आपकी, ये है ग्लैंड आपकी, है ना, और ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल है ना, ये है आपकी ब्लड वेसल, ये ब्लड है। अब ये जो ग्लैंड है ये क्या निकलेगा बेटा, हार्मोन, ये हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड तो पूरे बॉडी में ही जा रहा है ना, तो ये होल बॉडी में चला जाएगा। यहां पर याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमेशा वही सिक्रीशन पहुंचाती है जहां उनकी जरूरत है, क्योंकि पाइप तो वहीं खुलेगी ना जहां जरूरत है, पर ब्लड तो हर जगह जा रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन पूरी बॉडी में हर जगह पहुंचाती है। समझ में आ गई बात, इसीलिए हार्मोनल जो सिक्रीशन होता है, अब देखो ब्लड जाएगा पहुंचाएगा काम होगा तो थोड़ा स्लो है, पर याद रखना रीसेट नहीं है, ग्लैंड वापस से हार्मोन नहीं ले सकती, जैसे न्यूरॉन वापस से रीसेट हो जाता है यहाँ नहीं होता ये, ठीक है। अब जाओ हार्मोन्स इन एनिमल्स, कितना सुंदर बनाया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड व्हिच सीक्रेट द हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमंस। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें पढ़ना है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पीनियल, पैंक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी। पढ़ा आप लोगों ने भी, पढ़ा ना, फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एन नंबर टाइप ऑफ हार्मोन निकालती है बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में हड्डियों का सेल डिवीजन बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन अच्छे निकलेगा तो हड्डियों में सेल अच्छे से बनेंगे और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। पर अगर गलती से ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो आप बौने हो जाओगे, डॉर्फिज्म कहते हैं। अगर ज्यादा निकला तो आप यूनिटिज्म, बहुत ज्यादा लंबे हो जाओगे, 10-12 फीट के हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ये आपके चेस्ट के पास यहाँ पर पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन निकालती है, जिसके बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए, इसलिए आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए। बेसिकली आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बीएमआर को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बहुत ज्यादा निकल रहा है तो आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होगा। अब तू एक रोटी भी खाएगा ना बेटा तो वो तुरंत पच जाएगी, तेरे फैट कभी बनेगा ही नहीं। तुमको पता है तुम्हारी बॉडी के पास इतना ट्रिमेंडस पावर होता है कि हम शुगर को भी फैट बना सकते हैं। हमारी बॉडी के पास इतना ट्रिमेंडस पावर होता है कि हम शुगर को भी क्या बना सकते हैं बच्चों, फैट बना सकते हैं। सोचो तुम कितनी अच्छी चीज है कि नहीं, अरे बताओ ना, शुगर को फैट बना सकते हैं, कितनी ट्रिमेंडस चीज है। और इसी ट्रिमेंडस चीज के साथ हमको थायरोक्सिन पढ़ना है। तो तुमको पता है जब थायरोक्सिन बहुत ज्यादा होता है हमारी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट जो है ब्लड में चला जाता है, इतना तेज बॉडी वर्क कर रही है कि सारा न्यूट्रिएंट यूज हो रहा है, फैट बन ही रहा है, तो हम पतले होते जाते हैं। तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, अगर थायरोक्सिन ज्यादा तो बीएमआर भी क्या होगा, ज्यादा, और आप पतले हो गए, ठीक है।
अब देखो, जब थायरोक्सिन कम निकलता है, ध्यान से सुनो, जब थायरोक्सिन क्या होता है बेटा जी, कम निकलता है, तो बीएमआर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आप मोटे हो जाते हैं। मतलब आप शुगर खाओगे तो फैट बन जाएगा, मोटे हो जाओगे। और अगर आपका थायरोक्सिन कम होता है तो आपकी थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गोइटर, घेंगा हो गया तुम्हें, ठीक है, इसलिए आयोडीन चाहिए हमको। आ जाओ, नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास को मैंने आपको पढ़ाया था, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन निकालती है। इंसुलिन का काम क्या है, ये दोनों उल्टे काम करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो लेके कहाँ जाता है, लीवर में ले जाके स्टोर कर देता है। और ग्लाइकोजन बोल रही हूँ, ग्लूकागन, ये ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ध्यान से समझिए, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होने लगेगा तो ग्लूकागन निकलेगा पैंक्रियास से, वो बोलेगा ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाओ। देखो, जैसा मान लो कि तूने बहुत शुगर खा लिया किसी दिन, तो इंसुलिन बोलेगा ये सब शुगर को ले चलो साथियों, लीवर में स्टोर कर दो। किसी दिन तुझे शुगर नहीं मिली तो अब पैंक्रियास ग्लूकागन निकालेगा, ग्लूकागन जाएगा, इंसुलिन तेरे पास से शुगर स्टोर करवाया था ना, वो वापस दे, तो वो अब वापस से ब्लड में ग्लूकोज ला देगा। तो शुगर की कमी तुम्हें कभी भी नहीं बनती। ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, उल्टे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो एक्सोक्राइन क्या निकालता है बेटा, एंजाइम, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कैप शेप की ग्लैंड है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकालती है, पर हमें जो हार्मोन पढ़ना है वो है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है बेटा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपके बॉडी में फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सिंपैथेटिक जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, पढ़ाया भी, यही हार्मोन निकलता है। ये आपके हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। ये आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, घबराहट होती है, पसीना निकलता है ना, तो जितना भी डर लग रहा है वो इसी की वजह से लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, एड्रेनलिन कम निकलता है, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, अब देखो, जैसे एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकलता है, आपका चेहरा पीला, लोग कहते हैं क्या हो गया, तो डर क्यों रहा है, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया, क्योंकि एड्रेनलिन निकल रहा है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी सांसें बढ़ जाती हैं, आपकी डायफ्राम और रिब्स बहुत जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स जनरेट करता है आपका एड्रेनलिन, फ्लाइट, फाइट, फियर, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये क्यों, ताकि आप अपनी इमरजेंसी सिचुएशन से बच के निकल सके, ठीक है। फिर आते हैं गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। इनके बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा सुन लो। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है, जो कि स्पर्म बनवाते हैं। टेस्टिस मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करता है, मूंछें आना, दाढ़ी आना, आवाज चेंज होना, पसीना आना, ओ, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो होता है ये ओव्यूल्स, ओवरी में ओवर डेवलप करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही ओवरी एक और हार्मोन निकालती है, प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ग्लैंड है जो आपकी बॉडी में पाई जाती है, जैसे हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन निकालता है, पिट्यूटरी को मेंटेन करने वाले हार्मोन, ठीक है। ऐसे पैराथायरॉइड भी पैराथायरोक्सिन निकालता है, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करता है। पीनियल आपकी बॉडी में मेलेटोनिन निकालती है, जो आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। मतलब जब लाइट चलाते हो तो नींद खुल जाती है, क्योंकि मेलेटोनिन कम होता है, लाइट बंद करते हो तो नींद आने लगती है, क्योंकि मेलेटोनिन निकलने लगता है। थाइमस आपकी बॉडी में थाइमोजीन नाम का हार्मोन निकालता है, जिससे बहुत सारी WBCs बनती है। जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो थाइमस का साइज रिड्यूस होते जाता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी गिरती जाती है, ठीक है बच्चों। भाई साहब, तो ये था आपका बहुत ही भयंकर वाला वन शॉट रिवीजन। एक एक लाइन, एक एक शब्द अब तू पढ़ ले बेटे। ब्रेन का डायग्राम देख रहे हैं मेरे लाल, मेरे बच्चे, देख तू ब्रेन का डायग्राम कैसा बना ली मैम ने, अच्छी बनाई ली, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वन शॉट, जो कि है मैम के द्वारा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। यार मैंने बहुत मेहनत लगाई, और वन शॉट का मतलब मेरे लिए वन शॉट है एक दिन में। देयर इज नो शॉर्टकट इन रोड टू सक्सेस, ठीक है। मेरे लिए वन शॉट भी वन शॉट जैसा नहीं होता, वो डिटेल ही होता है। अब तो बेटा किसी भी पूरी दुनिया के किसी टीचर का जाके डिटेल वीडियो देख ले, और तू मेरा वन शॉट देख ले, और तू बताना किसका बेहतरीन था, ठीक है। सो किसी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपको प्रॉपर जर्नी ट्रैवल करके ही जाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पाएंगे। आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया। बहुत सारे फनी पार्ट हम लोगों ने इस वन शॉट में प्ले किए। आवाज मेरी चली जाने लगी, पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना टफ नहीं है जितना तू समझता है मेरे राजकुमार और राजकुमारी हो। ये बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, तो प्यारे बच्चों उसको थोड़ा स्लो कर लेना और फिर आराम से पढ़ना। इसके नोट्स आपको शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।